फैराडे लॉ डिस्कस करना शुरू किया था, चैप्टर नंबर 31। फैराडे लॉ में क्या है? फैराडे लॉ में हमने ये देखा था कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करवा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसमें किसी ना किसी चीज को मूव करवा के इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हासिल किया जाता है। जनरेटर जो है वो मूव करता है किसी एनर्जी की वजह से, और फिर उस एनर्जी जनरेटर के चलने से मैग्नेट जो है वो घूमता है या कॉइल घूमती है। बात हुई थी कि जो जनरेटर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है उनके अंदर कॉइल और मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट और कॉइल। दो तरह से जनरेटर बनाए जा सकते हैं, या तो ऐसे ऐसे पॉसिबल है कि बाहर कॉइल फिक्स है और कॉइल के इनसाइड जो है वो मैग्नेट घूमे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होती है। या ऐसा भी पॉसिबल है कि मैग्नेट जो है उसको फिक्स कर दें और मैग्नेट के फिक्स मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड जो है हम लोग कॉइल जब घुमाएंगे तो उस तरह से भी इलेक्ट्रिक करंट ईएमएफ जो है इंड्यूस करके इलेक्ट्रिक करंट हासिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 31.1 है। A coil consists of 200 turns। हमें कॉइल की टर्न्स बता दी गई हैं। Each turn has a square side। जो कॉइल है वो स्क्वायर की फॉर्म में है और स्क्वायर की एक साइड हमें 18 सेंटीमीटर बताई गई है। एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड to the plane of the coil is turned on if the field changes। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इसमें कॉइल की टर्न्स जो हैं वो भी सेम रहेंगी। 200 टर्न्स कॉइल का एरिया या डिस्टेंस जो है वो भी सेम रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना पहले जीरो था, हैव अ लुक, और फिर जीरो से चेंज होके 0.50 टेस्ला बन गया, और इसके दरमियान में टाइम कितना लगा? 0.80 सेकेंड। डाटा लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30.1। एग्जाम्पल 30.1। अब माउस ऐसे ही जो है ना वो ड्राइंग होनी है। वी आर गिवन विथ के नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो कितनी है गिवन। नंबर ऑफ टर्न्स को ना कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आई गेस 200 हैं, और एक जो है ना वो कह लें कि एक तरफ का जो एरिया है वो है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए इसी को 2 टाइम्स जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे या इसका स्क्वायर ले लेंगे। सेंटीमीटर से हम लोगों ने कन्वर्ट करना है मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हो 100 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर की एक साइड की लेंथ आ जाएगी 0.18 मीटर, और फिर यहाँ से एरिया निकाला जा सकता है A इज इक्वल टू डी क्रॉस डी। स्क्वायर के लिए ना एक ही साइड स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कोई सी दो साइड्स को, डी क्रॉस डी बन जाएगा 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 0.18। इस चीज का स्क्वायर इसने कैसे किया हुआ है? स्क्वायर ही लिखा हुआ है, इसने वैल्यू जो है वो ओपन नहीं की हुई। चले ये चीज हमें गिवन है। फिर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई गई है। मैग्नेटिक फील्ड की इनिशियल वैल्यू बी आई। मैग्नेटिक फील्ड की इनिशियल वैल्यू 0 टेस्ला है, और मैग्नेटिक फील्ड की फाइनल वैल्यू हम लोगों को बताई गई है 0.50 टेस्ला।
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी। और आपको पता है किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस की जाती है। 0.50 माइनस 0, तो ये अगेन हमारे पास 0.50 टेस्ला की आ जाएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिया और हमने ये भी देखना है कि टाइम कितना है। ये काम जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रखा है, बताया गया है 0.8 सेकंड में। इतने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रखा है। 0.80 या 0.88 की जो है ना वो चीज होती है 0.8 सेकंड। नाउ you are required to find EMF as फैराडे लॉ क्या था? as फैराडे लॉ हमें बताता है फैराडे लॉ में इंड्यूस्ड EMF जो है वो होगी E इज इक्वल टू, इसमें ना बुक में माइनस साइन लिखा हुआ है, चलो पहले मैं माइनस साइन लिखता हूँ। इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अगर तो सिर्फ एक ही टर्न हो ना तो ये फार्मूला लिखेंगे। कॉइल है, कॉइल में एक ही राउंड हो, एक ही टर्न हो ना, एक ही सर्कल, तो ये फार्मूला। लेकिन कॉइल में ना ज्यादा टर्न्स हैं, कोई स्केयर कॉइल है और कॉइल में ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो ज्यादा है। वैसे बताने के लिए बता रहा हूँ, ये स्क्वायर तो नहीं बनाई ना मैंने। तो अगर आप ये सर्कल या टर्न ज्यादा होंगे ना तो फिर इसके साथ एक फैक्टर जो है ना वो एन भी आ जाता है। फार्मूला बन गया E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। माइनस साइन जो है क्योंकि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकालनी है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए माइनस साइन ड्रॉप कर दिया गया है। सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करेंगे, ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये जो डेल्टा फाई है ना इसका हम लोगों ने पढ़ा था एन, वैसे ही लिख लेते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था जो फाई होता है ना, फाई डेल्टा साथ से हटा दे बेशक, फाई की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया बी डॉट ए। तो बी डॉट ए जो है ये बन जाएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। कॉज थीटा को हम लोग 0 डिग्री ले लें तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बी ए बच जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर 5 की जगह पे बी ए लिखूं तो डेल सॉरी, ये इक्वल साइन मैंने डबल जो है ना वो यूज कर लिया है। एन डेल्टा फाई की जगह पे मैं रखूंगा बी ए ओवर डेल्टा टी। ये वाली वैल्यू जो है ना मेरे पास आ जाएगी। अब इसमें देख लें एरिया कांस्टेंट है, एरिया नहीं चेंज हो रहा, ठीक है ना। एरिया निकालने का ये फार्मूला है 0.18 का स्केयर, उसने जो है ना वो बुक पे लिखा हुआ है। तो एरिया क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, एरिया को हम लोग डेल्टा से बाहर लिख लेते हैं। इसी डेल्टा और डी हमने लिखा था, मैं तो ये भी भूल गया। डेल्टा लिखें डी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा के साथ ही वर्क कर लेते हैं। अगर एरिया कांस्टेंट है तो एरिया भी बाहर आ जाएगा एन ए डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। अब आप लोगों के पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं, तो वैल्यूज पुट करें तो पुट वैल्यूज, अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये चीज बन जाएगी E इज इक्वल टू एन की वैल्यू है हमारे पास 200 और एरिया की वैल्यू है हमने कैलकुलेट कोई नहीं की वैसे अभी तक, 0.18 का स्केयर ही चले लिख लेते हैं। 0.18 का स्क्वायर, एरिया की ये वैल्यू आ गई। डेल्टा बी की वैल्यू है 0.50 टेस्ला। डेल्टा बी की जगह पे लिखेंगे 0.50 टेस्ला। डेल्टा टी की वैल्यू 0.8 या 0.80 सेकंड की बात होती है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो फिर हम लोग वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी 4 वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इस केस में बन जाएगी 4 वोल्ट। ये था एग्जाम्पल नंबर
30.1 आपका जो है ना वो लैब का पेपर जो है उसमें प्रॉब्लम्स ही होंगे सारे, तो इसलिए प्रॉब्लम जो है वो भी थोड़े बहुत जो है ना वो हम लोगों को देखने पड़ेंगे। मोशनल ईएमएफ हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट है लेंज़ेस लॉ। अभी हम लोगों ने ना, मैंने ये लिखा था गाउस लॉ, सॉरी फैराडे लॉ। फैराडे लॉ किस फॉर्म में लिखा गया है? फैराडे लॉ होता है E इज इक्वल टू ऊपर ना मैंने प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं ना तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए माइनस साइन को ड्रॉप कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में माइनस साइन नहीं भी लिखा जाता, मैं खुद माइनस के बगैर वर्क करता हूँ, लेकिन ट्रूली देखा जाए तो ये माइनस साइन होता है। इसको ना हम लोग थोड़ा सा देखने लगे हैं। लेंजेस लाने ये बताया था माइनस साइन क्यों है यहाँ पे। E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी ओवर डेल्टा टी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ना तो फाई के साथ छोटा सा आपको बी भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, लिटिल। अब इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसको एक्सप्लेन किया था लेंजेस लॉ ने। लेंज ने, हेनरिक लेंज था। लेंजेस लॉ हमें जो है ना वो बताता है इस नेगेटिव साइन के बारे में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, हमने कहा था कि ईएमएफ या करंट सिर्फ उतनी देर तक इंड्यूस होती है जितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना जो है ना वो बंद करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होना भी जो है ना वो खत्म हो जाती है। तो ये जो माइनस साइन है ये हमें बताता है कि दो करंट्स होती है ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है। दोबारा ये थोड़ी सी जो है ना वो ध्यान से सुनने वाली बात है। एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, देखें ये मैंने बना लिया, क्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब एक वायर को या एक कॉइल को मूव करेंगे तो उसमें एक करंट जो है ना वो प्रोड्यूस होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर एक कॉइल को मूव करवाएं, एक कॉइल हमने बना ली ये सर्कल सा, जब इसको मूव करवाएंगे ना, अब दो काम हो रहे हैं। एक तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और एक वो मैग्नेटिक फील्ड होगा जब कॉइल को घुमाएंगे, कॉइल को घुमाने से कॉइल में एक करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट। उस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पता है ना कि जब किसी भी वायर में से, तार में से करंट गुजरता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, एक तो परमानेंट मैग्नेट जिसके वजह से जिस पे कॉइल को घुमा के इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, और दूसरा जब करंट पैदा हो जाएगी, जब करंट फ्लो करेगी तो करंट के फ्लो करने से भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब लेंस ने हमें ये बताया था कि ये दोनों फील्ड्स जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दोनों फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करते हैं, अपोज करते हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन जो है ना वो यहाँ पे अपीयर हुआ है। आसान अल्फाज में अब बताने लगा हूँ कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को या एक कॉइल को मूव करेंगे, घुमाएंगे, तो जो कॉइल के अंदर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो बाहर वाले परमानेंट मैग्नेट को अपोज करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। कॉइल को घुमाएंगे तो वो कॉइल को रोकने की कोशिश जो है ना वो करेगा, अपोज करना है इसने, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेंजेस ला। ये नेगेटिव साइन जो है ना ये उसी वजह से जो है वो आ रखा है। अब थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं कि बुक में उसने किस तरह से इसको जो है ना वो बताया हुआ है। ये देखें, वो कह रहा है कि जब रॉड को अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे ना, जब रॉड लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो लेंजेस ला के मुताबिक इसमें जो मैग्नेट बनेगा ना, वो मैग्नेट रॉड को
राइट की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा। हमें फिर अपने हाथ से जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी दे के रॉड को मूव करते हैं, तो वो जो एनर्जी हम हाथ से रॉड को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और अगर रॉड को राइट की तरफ मूव करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो नेगेटिव साइन है ना वो रॉड को लेफ्ट की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स जो है ना वो एक्ट करेगी। मैं अगर एक कॉइल बना लूं, कॉइल के साथ हम लोगों ने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया। अब इसके पास हम लोग एक मैग्नेटिक बार लेके आए। बार के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेंज लॉ हमें ये कहता है कि जब हम लोग मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करेंगे ना, तो मैग्नेट जब कॉइल की तरफ मूव किया जाएगा, कॉइल में करंट पैदा होगा और कॉइल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो जनरेट होगा। अब ये दोनों फील्ड्स जो है वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। अगर हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करते हैं तो कॉइल में बनने वाला मैग्नेट इसको रिपेल करके रोकने की कोशिश करेगा। अपोज करना नेगेटिव साइन है। और अगर मैग्नेट को हम कॉइल से दूर लेके जाएं तो फिर कॉइल के अंदर बनने वाला मैग्नेट भी अपनी डायरेक्शन चेंज करके कॉइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो है ना वो कोशिश करेगा। ये इस तरह से जो है ना इसने एक्ट करना है। मैग्नेट की जो मूवमेंट है ना उसको अपोज करता है। यही जो है ना वो सारी की सारी कहानी माइनस साइन की है लेंज़ेस लॉ की। हम लोग ये येलो बॉक्स देख लेते हैं। द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज इन द डायरेक्शन दैट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। उसने मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी चेंज प्रोड्यूस होगा ना उसको अपोज करके उसको रोकने की कोशिश करनी है। लेकिन हम लोग रुकने नहीं देते, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करके कॉइल को या मैग्नेट को मूव करवाते रहते हैं। और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो उसका यूज होता है कि जितनी एनर्जी बाहर से दे के हम लोग मैग्नेट को या कॉइल को मूव करवाते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी जो है फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस वाज द लेंज़ेस लॉ। नेक्स्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ के दरमियान में क्या रिलेशन है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। A relation between induced EMF and इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम होगा रिलेशन बिटवीन, डब्ल्यू का क्या बन गया, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड में एक जो है ना हम लोगों ने सर्कुलर लूप रख दी। सर्कुलर लूप जो है इसका रेडियस जो है वो आर ले लिया। सर्कुलर लूप का रेडियस आर है। तो जब लूप को मैग्नेट में घुमाएंगे तो लूप के अंदर एक करंट जो है ना वो जनरेट होगी। ये इसके लिए कहानी इस तरह से लिखेंगे कि फर्ज करें कि हमारे पास सपोज a loop is
या तो लूप को मूव करेंगे या रोटेट करेंगे। मूव्ड आर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब लूप को रोटेट करेंगे तो लूप को रोटेट करने के लिए उसके ऊपर हाथ से वर्क किया जाएगा। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से एक ईएमएफ जो है ना वो जनरेट होगी। एंड ईएमएफ इज generated due to which due to which uh, work is done on charges। इसमें वर्क का जो है ना वो रोना रोया जा रहा है। यही लिखा हुआ है कि जब हम लोग हमारे सपोज अ लूप इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब लूप को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो एक ईएमएफ जो है वो जनरेट होगी और उस ईएमएफ की वजह से चार्ज के ऊपर जो है ना वो वर्क होगा। चार्ज को उसने क्यों लिया हुआ है। अब ईएमएफ या वोल्टेज की वजह से चार्ज के ऊपर जो वर्क होता है ना उसका फार्मूला हम लोगों ने देखा था। वर्क ऑन चार्ज क्यू, चार्ज क्यू के ऊपर वर्क निकालने का फार्मूला होता है वर्क चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ या वोल्टेज। हमने ये चीज पढ़ी थी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। तो वोल्टेज और ईएमएफ एक ही चीज होती है। वर्क का फार्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। ये फार्मूला हमने देखा था, बट यहाँ पे वोल्टेज को ईएमएफ का नाम दिया गया है। तो फिर वर्क को हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एम एफ ई। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ये चीज है। अच्छा, ये तो वो वर्क है जो वोल्टेज या ईएमएफ की वजह से हो रहा है। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होती है तो ईएमएफ की वजह से ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ड्यू टू दिस वोल्टेज या ईएमएफ, जहाँ पे वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ड्यू टू दिस वोल्टेज या ईएमएफ electric field is generated field is generated। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वर्क जो है वो होगा। ऊपर जो मैंने इक्वेशन 1 लिखी है ना वो ईएमएफ या वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक वर्क है। सो वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके लिए ना हम लोग वही फोर्स वाला फार्मूला लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू फार्मूला था
एफ डॉट डी ओपन करें तो ये फार्मूला बन जाता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। थीटा को 0 डिग्री पुट कर लो तो कास थीटा जो है वो गायब हो जाएगा। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, कास 0 1, तो पीछे बच गया सिर्फ एफ इंटू डी डिस्टेंस, इसको एफ एस भी लिख सकते हैं। चले डी की जगह पे मैंने एस लिख लिया, एफ इंटू डिस्टेंस एस या डी, ये 5 नहीं एस है, हमने यहाँ पे डी को रिप्लेस किया एस के साथ। नो फोर्स किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की जिक्र किया है ना ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं ना। देन एफ की वैल्यू तो लिख ली, एस क्या है? एस ना सरकमफ्रेंस के इक्वल है। ये सर्कल में चार्ज घूम रहा है ना, तो हमने ये देखना है कि फुल सर्कल में जब चार्ज घूमेगा तो कितना डिस्टेंस जो है वो तय कर रखा है। तो फुल डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे एस जो है ये सरकमफ्रेंस के इक्वल है, सारा सर्कल है ना, एस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। पता है सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर के इक्वल, 2 पाई आर। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 2 में अगर पुट करें तो वर्क बन जाएगा W इज इक्वल टू, एफ की जगह पे मैं लिखूंगा क्यू ई, और एस की जगह पे मैंने लिख लिया 2 पाई आर। वर्क दो तरह से वर्क हो रहे हैं, देखो हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को रखा, डायग्राम आप बुक से देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी जो है ना वो साफ बनी हुई है। एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के जब लूप को रोटेट करेंगे या तो घुमाएंगे या वैसे मूव करेंगे तो उसमें एक वोल्टेज या ईएमएफ जो है ना वो बन जाएगा। ठीक है, तो उस वोल्टेज की वजह से चार्जेस के ऊपर वर्क होगा, क्योंकि चार्ज मूव करेंगे ना वायर में तो ही करंट बनेगा ना। तो जब चार्ज वोल्टेज की वजह से मूव करता है तो चार्ज पे कितना वर्क हो रखा है, ये पहला काम हमने वर्क निकालने वाला किया। वर्क निकालने का बहुत इजी फार्मूला है, चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करें तो वर्क निकल आता है, बट यहाँ पे वोल्टेज को हम लोगों ने ईएमएफ का नाम दे दिया, तो बन गया ईएमएफ की वजह से या वोल्टेज की वजह से चार्ज के ऊपर कितना वर्क हो रहा है, W इज इक्वल टू क्यू ई, इक्वेशन 1 का नाम दिया। फिर मैंने कहा कि जब ईएमएफ या वोल्टेज होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। नेक्स्ट पहले ईएमएफ की वजह से वर्क लिखा, फिर वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से कितना वर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क निकालने के लिए हमने वर्क का फार्मूला जो पढ़ा था वो लगा लिया फिजिक्स वाला, एफ डॉट डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ओपन किया तो एफ डी कॉस ऑफ थीटा। थीटा को 0 डिग्री पुट किया कास थीटा को खत्म करने के लिए, कास 0 1 होगा तो एफ डी, हमने कहा चलो डी को एस लिख लेते हैं, डिस्टेंस ही है ना, तो डी की जगह पे एस लिखा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस बन गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र हो रहा है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या होती है, हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स इतनी है, और डिस्टेंस जो है ना ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है, दैट इज 2 पाई आर। दोनों वैल्यूज इक्वेशन 2 में रखी तो W बन गया क्यू ई 2 पाई आर। अब वोल्टेज या ईएमएफ की वजह से जो वर्क है और जितना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रखा है ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हमने दो फार्मूलाज लिखे वर्क के, एक ईएमएफ के लिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब दोनों को वैल्यूज को हम लोग कंपेयर करने लगे हैं, ये तो मेरे पास बन जाएगा, मैं ये इक्वेशन 1 जो है ना इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ, दैट इज Q इंटू ई एम एफ, और राइट साइड पे मेरे पास आ जाएगा क्यू ई इंटू 2 पाई आर। क्यू क्यू के साथ खत्म हो जाएगा, अगर क्यू क्यू के साथ खत्म करें
तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू बच जाएगी, ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2 पाई आर। इसको क्यों ना हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें, फिर बाद में ना इसको हम लोगों ने यूटिलाइज करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन गई है हमारे पास। चलिए ये इक्वेशन का ना बाद में भी यूज होगा। अब ना इसको थोड़ा सा उसने मॉडिफाई किया हुआ है कि ई की वैल्यू, अगर इक्वेशन 4 से ई की वैल्यू निकालें तो हमारे पास ई बन जाता है, ई इज इक्वल टू ये 2 पाई आर दूसरी तरफ जाके डिवाइड करोगे ना आप लोग, 2 पाई आर जब दूसरी तरफ जाके डिवाइड करूं तो वो बन जाएगा 1/2 पाई आर, और साथ आ गया EMF E। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया। फिर आपको पता है फैराडे लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, EMF की वैल्यू तो होती है N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। EMF की ये वैल्यू होती है ना, इसके साथ लिख लेते हैं एज E इज इक्वल टू N डी फाई डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। N की वैल्यू 1 है क्योंकि लूप जो है ना वो एक ही टर्न है ना, तो N की वैल्यू 1 रखेंगे, और फाई की वैल्यू पहले मैंने बताया, फाई की जगह पे लिखेंगे BA, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये दोनों वैल्यूज अगर मैं फैराडे लॉ में रखूं तो ईएमएफ बन जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू बन, एन की वैल्यू 1 है, खत्म हो गया, डेल्टा फाई की जगह पे आ गया BA ओवर डेल्टा T। ये जो है ना हम लोगों ने इसका आंसर लिख दिया। एरिया, अब सर्कल है ना, सर्कुलर लूप है, तो एरिया ऑफ द सर्कल 2 पाई आर के इक्वल होता है। ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट हो तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, बन गया जी ए डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। और सर्कल के लिए एरिया की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फॉर सर्कल एरिया की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर, वो हमने लिख दी। तो अगर एरिया की जगह पे ये वैल्यू इसमें पुट करें, ईएमएफ क्या बन जाती है, एरिया की जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो ईएमएफ बन जाएगी पाई आर स्क्वायर डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। अब ईएमएफ की ये वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में पुट करें, 5 में पुट इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी 1/2 पाई आर। और ईएमएफ के बुक पे ना नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, मैं नेगेटिव साइन के बगैर वर्क कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता। पाई आर स्क्वायर डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। ये ई की जगह पे ना हमने ये वाला फैक्टर, ई जो है ईएमएफ जो है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, एन की वैल्यू 1, पाई की जगह पे बी ए लिखा। फिर सर्कल के लिए ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज अगर हम लोग इस इक्वेशन में रखे ना ईएमएफ वाली में, तो हमारे पास आ जाके ये इक्वेशन इस तरह से बन जाती है 5 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कटिंग करते हैं, पाई पाई के साथ खत्म हो जाएगा, ई इज इक्वल टू पाई पाई के साथ खत्म हो गया, और एक आर आर के स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा। तो पीछे बच जाएगा, ये आर को बाहर निकाल लेते हैं ना, 2 बच जाएगा, पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर भी आर के साथ स्क्वायर के साथ खत्म हो गया। तो बन गया सिर्फ आर डिवाइडेड बाय 2
इंटू डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। ये वाला फार्मूला जो है ना वो हमारे पास बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। बहुत इजी सा काम अभी तक हमने किया। इफ यू लाइक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि दो वर्क हम लोगों ने निकाल लिए ना, एक ईएमएफ की वजह से वर्क जो सिर्फ क्यू ई के इक्वल था, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क जो क्यू ई इंटू टू पाई आर के इक्वल था। दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास बन गया ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टू पाई आर। मैंने जो है ना वो एक इसको इक्वेशन 4 लिखा, ये बाद में हम लोग यूज करने लगे। फिर इक्वेशन 4 से ई की वैल्यू निकाली ना, इक्वेशन 4 से ये ई की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। ई इज इक्वल टू 1/2 पाई आर इंटू ई एम एफ। ई एम एफ की वैल्यू रख के हमारे पास ये इक्वेशन 6 जो है ना वो आ गई। ये था एक जो है इसको देखने का वे। अब दोबारा से एक और तरीके से इसको जो है ना वो देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 मैंने कहा था कि इक्वेशन 4 को हम दोबारा यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या है जी? इक्वेशन 4 ये थी कि ईएमएफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2 पाई आर के इक्वल होता है। यही है ना? तो हमें ये पता है कि 2 पाई आर को हम लोग इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यार हम लोग यही कहते थे ना कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू सर्कल के लिए पहले सर्कल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया और फिर जब उसके ऊपर इंटीग्रेट करते थे वो 2 पाई आर के इक्वल आ जाता था। मैं रिवर्स लिख रहा हूँ ना। हमने पहले कई मरतबा ये किया था ना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल सर्कल के लिए वो 2 पाई आर के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं 2 पाई आर की जगह पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल लिख सकता हूँ। सही है ना? यही वाली चीज यहाँ पे भी होने लगी है। सो अगर 2 पाई आर की जगह पे मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिखूं तो ईएमएफ बन जाएगा ई, असल में यहाँ पे ना डीएल आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट है कुछ, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ये मैंने 2 पाई आर की जगह पे डी एल लिखा है। सर्कल क्लोज है तो उसके लिए क्लोज इंटीग्रल जो है ना मैं लिख रहा हूँ। और ई को अगर मैं इंटीग्रेशन के इनसाइड लिख लूं तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ई एम एफ। इजी था, 2 पाई आर की जगह पे सिर्फ हम लोगों ने ये वाली चीज लिखी है ना। तो लो बच्चों, मैं साइड्स जो है ना वो इन्वर्ट करने लगा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ई एम एफ। और आपको पता है कि ई एम एफ किसके इक्वल होता है? ई एम एफ होता है एन। इज इट एन या सिर्फ, क्योंकि लूप 1 है ना तो एन की वैल्यू 1 है, पहले भी हमने लिखी थी। तो एन की वैल्यू अगर मैं यूज ना करूं तो बन जाएगा ई इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बी ओवर डेल्टा टी। तो ई की जगह पे ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, ईएमएफ की जगह पे ये वैल्यू आ गई, डेल्टा फाइव बी ओवर डेल्टा टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हम लोगों ने कहा था ना कि रिलेशन निकालते हैं। आप अगर यहाँ पे माइनस साइन लगाना चाह रहे हो क्योंकि फैराडे लॉ में नेगेटिव साइन है, तो फिर यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन ना भी लगाएं तो कोई बड़ा जो है ना वो फर्क नहीं पड़ता। बुक पे लिखा हुआ है हम लगा लेते हैं, लेकिन अगर
बंदा भूल के या वैसे ना लगाए, पॉजिटिव वैल्यू के साथ वर्क करना चाह रहे हैं, तो भी रिलेशन जो है ना वो ठीक ही होता है। इफ यू लाइक, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ये था जी हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये वाली चीजें मुझे जो है ना वो आनी चाहिए, और मैं ये चीजें सारी जो है ना वो फिर क्वेश्चन में लिखूंगा। मैथ